देखिए 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। सवाल में है कि वित्त निगम द्वारा वित्त पोषण, मतलब जैसे मान लीजिए कोई क्रेता विक्रेता से संपत्ति खरीदता है तो वो टाइम टू टाइम विक्रेता को किस्त का भुगतान करता है। लेकिन इसमें है कि जैसे उसमें क्या होता था कि वो विक्रेता खुद उधारी सामान देता था क्रेता को। विक्रेता खुद उधारी सामान किसको देता था? क्रेता को। लेकिन इसमें क्या है कि विक्रेता उधारी नहीं देता है। जैसे हम विक्रेता हुए, आप क्रेता हुए, हमने आपको सामान बेचा तो हम अपने हिसाब से नकद में बेचे, ठीक है। मैं अपने व्यवसाय में एक फाइनेंसर को रखा हूं। किसको? फाइनेंसर को रखा हूं। जैसे आप लेने आए हैं किस्त पर, तो हम आपको फलाने के माध्यम से, यानी दूसरे के माध्यम से, जो फाइनेंशियल कंपनी है उसके माध्यम से हम आपको किस्त पर सामान दिलवा दिए। हम बेचे नगद, हम आपको उधार देते, वो हम आपको नहीं दिए उधार, हम आपको नगद में दिए हैं, लेकिन आप किस्त पर भुगतान कर रहे हैं। किससे? मतलब जो फाइनेंशियल कंपनी है उसके माध्यम से। मतलब एक क्रेता जो है, क्रेता को किस्त पर ही सामान मिला है, लेकिन वो क्रेता जो विक्रेता को किस्त देता था, वो विक्रेता को किस्त नहीं दे करके जो फाइनेंशियल कंपनी है उसको किस्त का भुगतान करेगी। जैसे कि मैं अपना एक 4 व्हीलर लिया हूं किस्त पर, तो मारुति का लिया हूं, लेकिन मैं मारुति कंपनी को किस्त नहीं दे रहा हूं। मैं किसको दे रहा हूं? जो पुणे वाला फिनकॉर्प कंपनी है, ठीक है, हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? तो हम जो 4 व्हीलर लिए हैं तो हम उससे किस्त हम लिए हैं मारुति सुजुकी से, लेकिन मारुति सुजुकी कंपनी जो है बीच में एक मीडिएटर को रखा हुआ है फाइनेंशियल कंपनी। तो फाइनेंशियल कंपनी जो है वो मारुति सुजुकी को पूरा पैसा दे दिया होगा। तो मारुति सुजुकी तो नगद में बेचा, लेकिन हमको मिला है उधारी, तो हम वो किस्त किसको भुगतान करते हैं? मारुति सुजुकी को किस्त का भुगतान ना करके वो जो पुणे वाला फिनकॉर्प कंपनी है हम उसको किस्त का पेमेंट करते हैं। आया बात समझ में? तो ये उसी आधार पर सवाल है कि 1 जनवरी 2009 को कृषि लिमिटेड ने एक ट्रैक्टर जिसका रोकड़ मूल्य 12,900 है क्रय किया। ट्रैक्टर के क्रय के लिए एक्स वित्त निगम लिमिटेड ने वित्त प्रदान किया है। अब देखिए, कृषि लिमिटेड ट्रैक्टर खरीदा और उस ट्रैक्टर का जो मूल्य था वो कौन फाइनेंस किया है? तो एक्स वित्त लिमिटेड यानी एक्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, जिसने पूरा रुपया का भुगतान ट्रैक्टर का जो विक्रेता होगा उसको किया है। अब वित्त का भुगतान तो किया है एक्स वित्त निगम लिमिटेड, तो उसको अब ये जो कृषि लिमिटेड है वो क्या किया है? तो अब वो किस्त का भुगतान किसको करेगा? एक्स वित्त निगम लिमिटेड को करेगा, विक्रेता को नहीं करेगा, ठीक है। कृषि लिमिटेड ने 2000 का भुगतान 1 जनवरी 2009 को किया। 4000 वाली ब्याज सहित 3 किस्त है। 31 दिसंबर 2009, 10, 11 को दिया है। ब्याज की दर 5% है। 1 जनवरी 2011 को ट्रैक्टर 10,000 में बेच दिया गया और उसी तारीख को वित्त निगम लिमिटेड के ऋण का भी भुगतान कर दिया गया। हो सकता है कि रुपया का भुगतान करते करते किसी टाइम में जाकर वो पेमेंट करने में असक्षम हो गया, तो जो संपत्ति था उसको बेच दिया, हटाओ माथापेची खत्म करो, ट्रैक्टर को बेच दिया, उससे जो पैसा हुआ वो फलाने कंपनी को दे करके निश्चिंत कर दिया। कृषि लिमिटेड के पुस्तकों में ट्रैक्टर खाता, वित्त निगम लिमिटेड का खाता दिखाई। क्रमागत ह्रास पद्धति पर 10% लगता है। तो अब सबसे पहले तो काम होगा कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें कैश प्राइस दिया हुआ है आपको 12,900 का। इसमें इंटरेस्ट का चर्चा करना है और इसमें इंस्टॉलमेंट का चर्चा करना है, ठीक है। जिसमें डाउन पेमेंट भी 2000 का किया है ना। 1 जनवरी 2009 को खरीदा और 1 जनवरी 2009 को 2000 दे दिया, तो 2000 डाउन पेमेंट हुआ, तो 2000 इसमें से घटा दीजिए, बच गया 10,900। अब 31 दिसंबर 2009 को, ये था 1/1/2009, ठीक है। तो अब
31 दिसंबर 2009 को जो ब्याज देगा 10,900 का 5%, इतना ही होगा ना, 5% है ना। तो ये से ये कट गया, तब 545 रुपया, 4,000 का किस्त है, 545 रुपया दे दिया ब्याज में, तो 3,455 रुपया बचा। यहाँ 3,455 रुपया घटा दीजिए, तो घटाने पर कितना बचा, 10,900 माइनस 3,455, 7,445 रुपया हुआ ना। अब 31 दिसंबर 2010 को 7,455 का 5% ब्याज देंगे, तो इसका 5% निकाल दीजिए, तो 372 रुपया 25 पैसा, तो लगभग 372 ही मानकर चलते हैं। 4,000 में से 372 घटा दीजिए, तो 3,628 रुपया, तो 3,628 इसमें से घटा दीजिए, तो 7,445 माइनस 3,628, तो 3,817 हुआ, 3,817। 31 दिसंबर 2011 को 4,000 में से 3,817 डायरेक्ट घटा दीजिए, तो 183 रुपया ना, 183 रुपया किस चीज का बच जाएगा, ब्याज का बचेगा। क्लियर। तो इंटरेस्ट सस्पेंस के हिसाब से, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के हिसाब से 545, 372 और 183, यही तीनों में ब्याज हुआ है। क्लियर। तो अब इस तीनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना रुपया, 1100 होगा, देखिए था। होता है ना। ठीक। अब कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन कीजिएगा। तो 31 दिसंबर 2009 को जो डिप्रिसिएशन होगा, वो संपत्ति का दाम तो 12,900 है, उसी का 10%, तब 1290 हुआ, 1290। तो रिटेन डाउन वैल्यू कितना बचेगा, तो 12,900 में से 1290 घटाइए, कितना हुआ, 31 दिसंबर 2010 को जो डिप्रिसिएशन लगेगा, वो यहाँ जो दाम बचेगा उस दाम पर, तो घटाकर कितना बचा, 11,610, 11,610। तो 11,610 का 10% फिर लगाइए, तो ये कट जाएगा, तो 1,161 रुपया हुआ ना। तो रिटेन डाउन वैल्यू फिर कितना बचेगा, तो 11,610 में से 1,161 घटाइए, 10,449। और 31 दिसंबर 2011 को डिप्रिसिएशन कितना, तो ये निकालने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो 1 जनवरी 2011 को संपत्ति को बेच दिया गया, बेच जाएगा ना। तो जब 1 जनवरी 2011 को संपत्ति ही बिक गया, तो 31 दिसंबर 2011 को डिप्रिसिएशन निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब हम लोग बनाएंगे क्या, तो विक्रेता का खाता और ट्रैक्टर का खाता। तो चलिए पहले ट्रैक्टर का खाता बनाते हैं। तो अब इन द बुक्स ऑफ परचेजर इसके पुस्तक में हम बनाते हैं एसेट्स अकाउंट, यानी ट्रैक्टर अकाउंट, यही बनाएंगे। देखिए DRC। तो अब इसमें एंट्री क्या बना होगा वो देखिए, इसमें एंट्री बना होगा ट्रैक्टर अकाउंट दिया, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट दिया, टू एक्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट। ये यहां पर वेंडर नहीं हुआ होगा, जर्नल एंट्री भी अगर कहता बनाने, तो इस बात को आप लोग गौर से समझ जाइए कि जैसे ट्रैक्टर अकाउंट यानी एसेट्स अकाउंट दिया, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट दिया, टू वेंडर अकाउंट हम लोग करते थे ना, तो यहां पर वेंडर का नाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो अब ये ट्रैक्टर जो खरीदा है उसका फाइनेंसर तो कोई और है, तो जो फाइनेंसर होगा उसी का नाम लिखेंगे ना। दूसरे में विक्रेता उधारी देता था तो विक्रेता का नाम लिखते थे, लेकिन इसमें जो फाइनेंसर है वो दे रहा है, तो फाइनेंसर कौन है, एक्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो उसका नाम होगा। तो ट्रैक्टर अकाउंट में भी यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू एक्स फाइनेंसर
फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट, ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दिए हैं 12,900, 2009 जनवरी 1 को, ठीक है। अब इसको मिटा देंगे। अब 12,900, अब साल के अंत में 2009 दिसंबर 31 को बाय डिप्रिसिएशन लगाएंगे साल के अंत में। तो डिप्रिसिएशन कितना है 1290, 1290। तो जो बचेगा वो बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। तो ये हो गया 12,900, 12,900। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 11,610 तो हम लोग पहले से घटा के रखे हैं 11,610। अब 2010 जनवरी 1, 2010 जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी 11,610। फिर 2010 दिसंबर 31 को बाय डिप्रिसिएशन तो लगाएंगे 1161 रुपया डिप्रिसिएशन लगाए हैं। फिर यहाँ पर बात खत्म हो जाएगा इस साल का बाद 11,610, 11,610 की घटा देंगे तो जो बचेगा बाय बैलेंस सीडी होगा जो 10,449, 10,449। अब 2011 जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी 10,449 ना, 10,449। अब बात पर ध्यान दीजिए। अब ये संपत्ति को बेच दिया गया, इसी डेट को बेचा गया। अगर तो 4 महीना 5 महीना 6 महीना यूज करके बेचते तो 6 महीना का डिप्रिसिएशन तो लगाते। जितना समय यूज करते, 2 महीना यूज करते 2 महीना बाद बेचते तो 2 महीना का डिप्रिसिएशन लगाते। 6 महीना यूज करते तो 6 महीना का डिप्रिसिएशन, पूरे साल भर यूज करते तो पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन काटते ना। लेकिन यूज नहीं किया, इसी तारीख को बेच दिया। तो 2011 जनवरी 1 को बाय कैश या बैंक अकाउंट जिस चीज का प्रयोग कीजिए 10,000 में संपत्ति को हमने क्या किया, बेच दिया। 10,000 में संपत्ति को बेच दिया और संपत्ति था मेरा 10,449 का। तो 10,449 में से हमको 10,000 प्राप्त हुआ तो हमको तो लॉस लग गया ना, बाय पीएल अकाउंट लॉस। कितना रुपया लॉस लग गया, 449 रुपया लॉस ऑन सेल्स ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग वेंडर अकाउंट, वेंडर नहीं सॉरी, जो हमारा जो एक्स वित्त निगम लिमिटेड है ना, उसका खाता खोलेंगे। तो एक्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट, इसका खाता खोलेंगे। तो जब इसका खाता खोलेंगे तो देखिए सीआर दिया, तो इसके खाता में क्या होगा, बाय ट्रैक्टर अकाउंट, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 2009 जनवरी 1 को 12,900 और 11,100 तो जोड़ के कितना हो गया 14,000। यहां भी लिखेंगे 14,000। 2009 जनवरी 1 को टू कैश अकाउंट 2,000 दिए थे। दिसंबर 31 को फिर बाय कैश टू कैश अकाउंट कितना दिए, 4,000 का किस्त दिए थे ना, अरे 2,000 यहाँ डाउन पेमेंट किए, आप फिर 31 दिसंबर को 4,000 का किस्त तो पेमेंट किया ना, तो टू कैश अकाउंट 4,000 दे दिए तो बच गया 8,000 जो हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। 2010 जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी कितना 8,000। 2010 दिसंबर 31 को टू कैश अकाउंट हम 4,000 फिर दे दिए, यहां हुआ 8,000, यहां भी 8,000, 4,000 घटा दिए तो कितना बचा 4,000, तो ये बचा टू बैलेंस सीडी। फिर 2011 जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी 4,000 और 2011 को, अब यहां जो कहता है और 1 जनवरी 2011 को ट्रैक्टर 10,000 में बेचा और उसी तारीख को एक्स लिमिटेड का भुगतान कर दिया।
यानी 1 जनवरी को हम बेचे और 1 ही जनवरी को उसको पेमेंट कर दिया, तो 1 ही जनवरी को पेमेंट करेंगे। तो यहाँ भी जनवरी 1 जो ये दिसंबर 31 को किस्त का भुगतान होता है, लेकिन हम उसी तारीख को पेमेंट कर दिए, तो टू कैश अकाउंट जनवरी 1 को 4000 दे दिए और हमारा खाता क्या हो गया, क्लोज हो गया। बात आया समझ में, कोई दिक्कत? तो ये सवाल आपका बनकर तैयार हो गया, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।